बाकी छोड़ देता मैंने कि इसका हम लोग घर पे करना है, तो बाद में डिस्कस करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन था। हाँ वो ये वाला था, ये क्वेश्चन था, इससे इधर से फोर्स लगाया था हमने, है ना, और इसका कुछ एक्सेलरेशन था a, देखा ना, और ये थीटा एंगल है, ये शायद n1 n2 ऐसे कुछ था, और सारे सरफेसेस स्मूथ थे। 3-4 क्वेश्चन बनाए थे मुझे, ऐसा लग रहा है कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए कि ये इसके पिछले में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ से कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ वाला नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, इस तरह से ये इसके कुछ पार्ट्स थे। तो आंसर मैंने सबके बता दिए थे। कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ प्रॉब्लम आई इसके अंदर, उसको नहीं आ रहा हो क्वेश्चन नॉर्मल रिएक्शन निकालने में, ये वाला नॉर्मल लाने में नहीं किसी को भी? चलो फिर मैं ऐसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये नॉर्मल रिएक्शन है, इस पूरे सिस्टम में न्यूटन को लगाएंगे वर्टिकल में, तो इस नॉर्मल का आंसर आ जाएगा m1g + m2, क्योंकि इनमें से किसी का भी वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सीधा ही बस फोर्स बैलेंस है ना। इसके बाद में अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू लानी है तो इसका तो a है ही, इसका एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में a के बराबर, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a है, क्योंकि वो फिसल लेना तो दोनों का बराबर। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg है। अब अकेले इस ब्लॉक पे इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इक्वेशन बना, अकेले ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग फॉर्मूला लगाएंगे, उससे क्या होगा, ये नॉर्मल पिक्चर में आएगा इक्वेशन में। तो जैसे मैं इधर इक्वेशन लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, mg का कंपोनेंट इधर कितना है, mg sin थीटा, इस a का इधर कंपोनेंट कितना है, इक्वेशन में mg sin थीटा = ma cos थीटा, a बराबर g tan थीटा हो गया। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आते f की आ गई, f दोनों का a तो सेम ही है, f m1 + m2 * a, और a की जगह डाल देंगे g tan थीटा। क्या बचा, ये नॉर्मल बचा, ये नॉर्मल की वैल्यू लानी है, तो इस नॉर्मल की वैल्यू लाने के लिए बेस्ट तरीका है हम इस a के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएं, क्योंकि इस a के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएंगे तो ये a फिर उस इक्वेशन में आएगा ही, तो बिना a की वैल्यू जाने हमारा n आ गया। इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, वर्टिकल फोर्स बैलेंस किया हमने, a का कंपोनेंट ऊपर आएगा n cos थीटा, दैट n cos थीटा = mg, n cos थीटा बराबर mg करेंगे तो n आ गया, n = mg by cos थीटा हो गए सारे। तो आगे बढ़ते हैं, और लास्ट क्लास तक हमने कुछ सवाल किए थे रस्सी वाले, खुली वाले, तो फोर्थ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अभी कुछ सवाल में पूछा था कि पुल्ली पे कितना फोर्स लग रहा है और रस्सी कितना फोर्स लगा रही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ये जो रस्सी है, रस्सी पुल्ली पे कैसे फोर्स लगाती है, कौन सा फोर्स लगाती है, तुम लोग अपने नॉलेज से बताओ, अपने अंडरस्टैंडिंग बताओ। रस्सी ने पुल्ली पे किस टाइप का फोर्स लगाया, स्मूथ है पुल्ली, नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल सही, इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन दिस इन नॉर्मल डायरेक्शन। जैसे इसने यूं लगाया, 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 इस तरह से फोर्स लगाते हैं। ये बेसिकली यूं दबा रही है ना इसको, तो वो तो इस पे यूं लगाएंगे, ये उस पे उधर पे लगाएगा। अब मान लो ये पूछा जाए कि रस्सी ने पुल्ली पे कितना लगाया या पुल्ली ने रस्सी पे कितना फोर्स लगाया, तो उसको हम ऐसे बता सकते हैं कि रस्सी के जो दोनों एंड है, यहाँ से तो 2t फोर्स लग रहा है क्योंकि ये रस्सियां फोर्स लगा रही हैं, रस्सी ने इसमें लगाया, इसने उस रस्सी पे फोर्स लगाया, इस तरह से फोर्स एक्सर्ट करते हैं। नाउ इस फोर्स का इधर कंपोनेंट कर दो, इधर कर दो, इस फोर्स का इधर कंपोनेंट कर दो और इधर कर दो, ये वाले जो फोर्स है, ये वाले, ये सब इसके बराबर हो गए, है ना,
ये वाले सब आपस में कट गए। तो इन सारे फोर्सेस की वैल्यू, इन सारे को जोड़ेंगे अपन तो इन दोनों ही बराबर है। तो अगर हमको ये पता लगाना है कि पुल्ली ने रस्सी पे कितना फोर्स लगाया, तो जितना भी इस पुल्ली के ऊपर की तरफ इन सब का कंपोनेंट आ रहा है वो सब इससे बैलेंस हो रहा है। हमें कह सकते हैं कि पुल्ली ने रस्सी पे जो फोर्स लगाया उसकी वैल्यू 2t के बराबर है, उसने इस पे फोर्स लगाया उसकी वैल्यू 2t के बराबर है। तो बेसिकली रस्सी पे फोर्स बैलेंस से हम पता कर सकते हैं कि रस्सी और पुल्ली के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या है ना? अगर पुल्ली पे रस्सी इतनी सी बंधी हो यूं करके ऐसे, और ये एक 90 डिग्री का एंगल इसने कर रखा हो, इस तरह से मान लीजिए टेंशन है रस्सी में, है ना? टेबल पे मास रखा हुआ है, इधर मास लटका हुआ है, इस तरह से आ रही है। अब अगर पूछा जाए कि रस्सी ने पुल्ली पे कितना फोर्स लगाया तो उसका भी आंसर आएगा, है ना? क्योंकि अगर अपन रस्सी का डायग्राम बनाए तो ये रस्सी है, रस्सी पे पुल्ली के द्वारा ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा, यूं लगेगा, यूं लगेगा, फिर इसके बाद यूं लगेगा, फिर इसके बाद यूं लगेगा, फिर ऐसा लगेगा। दिस इज हाउ द फोर्स विल एक्ट। इसमें से ये फिर ये कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना? अब ये जो सारे इधर वाले कंपोनेंट है वो तो इस वाले फोर्स से बैलेंस होंगे जो टेंशन नहीं बेसिकली रस्सी के उस टुकड़े पे जितनी रस्सी इसके ऊपर है उसमें ये रस्सी ऐसे फोर्स लगा रही है, ऐसे ही यहाँ से जो नीचे वाली रस्सी है वो उसमें नीचे फोर्स लगा रही है। बेसिकली इस स्ट्रिंग पे ये 2t लग रहे हैं जो यहाँ पे वाली स्ट्रिंग लगा रही है T और T, तो ये T इन सब के बराबर हो गया, ये ऊपर वाले जो कंपोनेंट है वो इसके बराबर हो गया। तो कुल मिलाकर ये इस रस्सी पर ये T लग रहा है, ये T लग रहा है, इधर से जो नॉर्मल के Ny equal to T, Mx equal to T, Ny Lx equal to T, तो रिजल्टेंट कितना हो गया √2T, ये हो जाएगा, ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ 2T। और भी ऐसे और भी एंगल हो सकता है कि भाई रस्सी तो स्प्रिंग पे केवल पुल्ली पे केवल 60 डिग्री एंगल तक ही लिफ्टिंग हुई है, हो सकता है रस्सी उसके ऊपर पूरा 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री कितना भी हो सकता है, कैसे भी रस्सी को उसमें डाल सकते हो, उसके हिसाब से एंगल वो फोर्स वगैरह आएगा। बेसिकली आइडिया ये है जैसे मैंने शुरू में लिखा है हमको चाहे नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो, कोई कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना हो, टेंशन निकालना हो, अल्टीमेटली यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ओनली, और उसके टर्म्स में अपने को देखना उसी से सब कुछ निकलेगा। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो पुल्ली वाले सवाल होते हैं ये आसान ही होते हैं जब तक कि पुल्ली रेस्ट पे, और जब पुल्ली चलने लगेगी तब फिर मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। पुल्ली चल रही है ना, और जिस वेज पे वो सामान रखा हुआ है वो भी चल रहा है, सारे के सारे चलने लग गए, दौड़ने लग गए, तो फिर थोड़ा सा इसमें अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, अच्छा दिमाग उसमें लगाना होता है। तो लेट अस लर्न दैट। तो ये पुली है और इसके ऊपर ये दो मास लटके हुए हैं ए और बी। मान लीजिए पुली खुद जा रही है इधर, ये इसकी v इसकी वेलोसिटी है और इसकी कुछ वेलोसिटी है v1, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है v2, कोई किधर भी जा सकता है, हमने वैसे ही कुछ डायरेक्शंस ले लिए v1 v2 एंड v3 आते वेलोसिटीज। अब थोड़ी देर बाद इसमें क्या होगा कि अभी जो हमने पढ़ा, अगर ये रुकी होगी ना तब तो हम सीधे v1 बराबर v2 कर देते और उसके पीछे लॉजिक है कि जितना ही जाएगा उतना ही नीचे आएगा। पर आपकी बात इस रस्सी, इधर जो रस्सी है इसकी जो लेंथ मान लीजिए L1 लेंथ और ये L2 लेंथ है, अगर ये नहीं चलता ना तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर जाता तो इसकी लेंथ कितनी कम हो जाती है 1 सेंटीमीटर। इधर की लेंथ कितनी होती L1 - 1, उधर की लेंथ को L2 + 1 होना पड़ता, ठीक है, टोटल लेंथ L1 + L2 होनी है। और अब तो इधर की जो लेंथ है ना रस्सी की वो केवल इसके ऊपर जाने से नहीं फर्क पड़ रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है तो इधर की लेंथ चेंज होने में दोनों का रोल है, उधर की लेंथ चेंज होने में दोनों का रोल है, दोनों से ही वो चीज आएगी। तो
इसमें ये होगा कि एक बार तो अपन ऐसे डायग्राम बना के देखते हैं, फिर लास्ट में ना अच्छा फॉर्मूला आएगा इसका, जिससे अपन पूरा सारे आंसर निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ थी ये, थोड़ा इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ऐसा ये पूरी मतलब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया, कितना गया v1 into t या v1 into dt कर दो, v1 into dt। हमें रिलेशन लाना है कि इन तीनों वेलोसिटीज में क्या क्या रिलेशन होगा, v1 v2 और v2। ये v1 into dt हो गया, ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस यहाँ से आता था vp into dt। अब इधर जो रस्सी है ये ब्लॉक है, तो ये पहले इस लेवल पे था, ये हो जाएगा इधर v2 into dt डिस्टेंस। नाउ जो लेंथ आ रही है ना, देखो ये कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, दिस डिस्टेंस इज L1 minus v1 dt, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, ये वाला। फिर ये पूरी L1 थी, L1 प्लस ये v dt खत्म हो गई, तो ये L1 minus v dt हो गई। और इधर वाली ये पूरी लाइन मालूम थे उनको L2, अब ये हो गई टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक की L2 plus v2। अब हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं, L2 plus v2 dt। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपने को मालूम है, इस रस्सी की लेंथ और इसकी लेंथ मिला के क्या होनी चाहिए, L1 plus L2। ये जो लेंथ आ रही है ये है L1 minus v1 dt plus v3 dt इक्वल उधर से चले v3 dt plus L2 plus v2 dt। इसमें से कुछ कट रहा है नहीं, ये क्या होगा प्लस इज इक्वल टू L1 plus L1 से L1 गया, L2 से L2 गया, है ना। अब क्या आया इसमें, v2 minus v1 इक्वल टू 2vp इधर रख लेता हूँ और उसको ले लेता हूँ v1 minus v2, vp इक्वल टू v1 minus v2 बाय क्या है, और इसको भी अपन लिख सकते हैं, एक v1 यहाँ ले आता हूँ मैं, vp minus v1 इसको यहाँ लाया, एक vp यहाँ बचा, v3 minus v1 equals to minus of v2 plus vp, या v1 minus vp equal to v2 plus vp। ये रिजल्ट आ रहा है, मतलब कई तरह से लिख सकते हो उस रिजल्ट को। ये जो मैंने लिखा है ना, इसको इस स्टाइल में लिखा है कि ये तुमने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यू सी दिस v1 minus vp क्या है, ये v1 से आ रहा है, ये vp से जा रहा है। v1 minus vp क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या है, जिस रेट से दोनों अप्रोच कर रहे हैं, है ना, यानी कि जिस रेट से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस घट रही है, यानी कि इस इधर वाली रस्सी की लेंथ जिस रेट से घट रही है, उस रेट से इन दोनों की लेंथ बढ़ रही है। तो रेट एट व्हिच दिस इज डिक्रीजिंग इज इक्वल टू रेट एट व्हिच दिस इज इंक्रीजिंग। ये इसको जिस रेट से घट रहा है उस रेट से वो लेंथ बढ़ रही है। तो ये पूरा आपने इसको देखा डेरिवेशन में। अब हम इसके बिल्कुल एकदम काम की चीज याद रखी है कि वे सवाल आते हैं, इतना सारा कोई बना के सोल्व करते रहेंगे, तुरंत अपने को आंसर निकलना चाहिए। तो इसके लिए मैं तुमको फॉर्मूला बताता हूँ, और वो सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला ये है कि जैसे ये पूरी रस्सी यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी इस रस्सी की जो टोटल लेंथ है L1 plus L2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक, dl1 by dt plus dl2 by dt इक्वल टू 0। dl1 by dt, अभी इसको आगे कुछ नहीं पुट कर रहा हूँ, खाली मेथड समझो, मेथड इंपॉर्टेंट है बस। dl1 by dt इसका मतलब है कि जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट के बढ़ने की रेट क्या है, और dl2 by dt उस पार्ट के बढ़ने की रेट। हर एक रस्सी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी पार्ट्स के बढ़ने की जो रेट है वो लिख के उसको 0 बस। अब इसमें अगर कोई बढ़ रहा है तो प्लस में लिख दो, घट रहा है तो माइनस में लिख दो। तो जैसे मैं अभी इसको वैल्यू पुट करूंगा तो ये जो dl1 by dt इसकी वैल्यू डालूंगा, ये vp से जा रहा है, ये v1 से आ रहा है, तो अपने को बढ़ने की रेट डालनी है। कितनी बढ़ने की रेट,
VP माइनस V1, तो VP माइनस V1 प्लस dL2 by dt, इसके बढ़ने की रेट क्या है? वो VP से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है, VP प्लस V2 इक्वल टू। अब हम इसको किसी भी तरह से याद कर लो, ऐसे कर लो या बिना इसके भी हवा में कर लो कि भाई ये वाली लेंथ अगर घटेगी तो इसको बढ़ना है। जब सबका इक्वल टू 0 करना है तब तो सबके बढ़ने की रेट ही डालनी है, लेकिन दिस इक्वल टू दिस करना है, तो इधर से घटेगी उधर से बढ़ेगी, तो इधर से घटने की रेट दिस इक्वल टू उधर से बढ़ने की रेट। इसको यूं भी कह सकते हो कि अगर मैं पुल्ली को रोक दूं यानी पुल्ली के रिलेटिव देखूं तो देखो जरा वेलोसिटीज क्या है। पुल्ली के रिलेटिव देखी तो दोनों की एक आएगा एक जाएगा, तो पुल्ली के रिलेटिव देख रहे हो तो ये तो इधर जा रहा है कितने से v2 प्लस है ना विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली, तो उसको अब की इसके नीचे है ना उसके ऊपर होनी चाहिए। पुल्ली के रिलेटिव ऊपर कितने से आ रहा है v1 से ऊपर आ रहा है, vp से ये जा रहा है, तो इसकी v1 माइनस vp होगी। ओके ना, उसके ऊपर जाने की v1 माइनस vp है, इसके नीचे जाने की v2 प्लस vp है, एंड दिस शुड बी इक्वल। जितने से दूर जाएगा उतने से पास है। हमारे पास कई तरीके इसके फाइनल आंसर तक पहुंचने के। हम चाहे तो L1 प्लस L2 इक्वल टू कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट कर लें, हम चाहे तो पुल्ली के रिलेटिव वेलोसिटी को लिख लें। मैं पुल्ली के वहां से देखूंगा तो पुल्ली रुक गई है, अब अगर पुल्ली रुक जाएगी तो पुल्ली के रिस्पेक्ट में पुल्ली रुकी हुई है, अब बस इसको जाना है उसको आना, दोनों ही बराबर होनी चाहिए। जो रिलेशन इन वेलोसिटीज में है वो रिलेशन इनकी एक्सेलरेशंस में भी आ जाएगा, क्योंकि इनको डिफरेंशिएट तो करना है। और तुम पुल्ली वाले केस के लिए ये फॉर्मूला रख सकते हो, Vp बराबर V1 प्लस V2 बाई 2 विद प्रॉपर साइन। चलिए इनकी वैल्यू डालोगे ना तो साइन के साथ डालना, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब पुल्ली और ब्लॉक्स एक ही एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक एंगल पे चल रहा है, एक एंगल से जा रहा है, सारे या तो y एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं या सारे x एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं। पुल्ली की और उसमें से जो रस्सी पास हो रही है उन रस्सी के पार्टिकल्स की यानी कि ब्लॉक्स की, उनकी वेलोसिटी जब एक ही एक्सिस के अलोंग होगी देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला कि Vp बराबर V1 प्लस V2 बाय 2 बस। एंड व्हेन यू पुट द वैल्यूज हियर देन यूज द साइन आल्सो। कोई ना कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो कि भी माना कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो जो जो ऊपर जा रहे हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव में डालो, जो नीचे जा रहा है उसकी वैल्यू नेगेटिव में डालो। तो सीधा बिल्कुल रट लो इसको, तुरंत इससे काम हो जाएगा। लेकिन रटने से स्पीड फास्ट होती है, पर फिर भी समझ के ही रटना चाहिए बस। तो पूरा मैंने डेरिवेशन भी कर दिया है, ये बता भी दिया है। नाउ वी कैन टेक एग्जांपल्स। इसको बोलते हैं, इसमें अपने बंदे डी वाला छोड़ रखा है सेक्शन कंस्ट्रेंट मोशन, कि भाई चीजें जोड़ रखी हैं और वो एक नियम के अनुसार ही चल सकती है। ऐसा नहीं कि इसका एक्सेलरेशन पूछे दूसरा वाले को मर्जी पड़े तो हो सकता है, वो कोई ना कोई लिंक है उनके बीच में, उसके थ्रू उसका एक्सेलरेशन बनेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। मान लीजिए ये लिफ्ट है और इसका ऊपर की तरफ वेलोसिटी 5, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए मैं पीछे लिख रहा हूं मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बस 5 है ना। इसका नीचे की तरफ 8 लिखता हूं, इसका ऊपर की तरफ ये पता करना है कि मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है, we have to find out v। एक बहुत ही सामान्य सा सवाल है, इसका आंसर जितने भी तरीके तुम लगा सकते हो ना उससे लगा के देखो, निकाल के देखो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं हर तरह से आंसर लगा सकता हूं। एटीन कितना आ रहा है इसका आंसर? हाँ, 2-3 तरह से अप्रोच और सेपरेशन को बराबर करके
L1 plus L2 को डिफरेंशिएट करके Vp बराबर V1 plus V2 by 2 से फॉर्मूले को रेस्ट पे लेके हर तरह से ले हो गया है ना? ठीक है, 18 इसका आंसर आ गया है। मुझे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है इसके अंदर। K और ये B और ये C, find velocity of C। चलो सब लोग करो इस क्वेश्चन को। इसमें था P बराबर 18 मीटर पर सेकंड, 18। अब उसको निकालना है हमें C की वेलोसिटी क्या होगी। एक बार तो पहली बार कोशिश करनी चाहिए कि इसका आंसर सामने आ जाए, बिना कागज पेन का यूज करें, ऐसे ही क्यों करो हवा में सो। नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी मैग्नीट्यूड लिखना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी, हां मतलब उसमें कोई साइन वाइन नहीं लगाना। अभी तो अपन इक्वल कर रहे हैं, इधर से आ रहा है उधर जा बराबर 12 है ना, 12 इज द करेक्ट आंसर। और सब लोग जितने भी मेथड जानते हो सबसे निकाल के देखो, सो दैट अपन किसी भी मेथड में कोई गलती करने की आगे संभावना नहीं रहेगी। सरल सरल सवालों से सारे मेथड चेक कर लो, और फिर जो भी तुमको जिसमें तुमको कंफर्ट लगेगा कि मैं मेरे को इसमें एकदम बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरे से कोई गड़बड़ होने की चांस नहीं दिख रहे, उसी को लगा सकते। ज्यादा मेथड आ जाए कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा लगाना है ना।
इसका 12 आ गया सबका, सी का आंसर आएगा 12 अपवर्ड्स, तो इट इज 12 इन द अपवर्ड डायरेक्शन। किसी को डाउट है, किसी को भी कोई भी मेथड में? सर जो पुली होगी सर उसके अंदर वो 5 दूसरी वाली पुली है, ये वाला इसके अंदर वो 5 वाला ऐड नहीं करेंगे। मैंने तो फाइनल आंसर 12 बताया, तुम्हारा क्या आ रहा है, कुछ हो रहा है? सर वो उसमें करेंगे। हाँ तो देखो अब मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। इसकी 6 है ना, इस पुली की 5 है ऊपर, अब इस पुली के ऊपर से जो रस्सी गुजर रही है इसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये 2 पॉइंट है ना। कोई कभी तुमको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि दूसरी तरफ तो ब्लॉक ही नहीं है, कोई बात नहीं, रस्सी के 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब इसकी 6 है वेलोसिटी है ना, इस ब्लॉक की 6 तो रस्सी की 6 है ना, और इस पुली की 5 है, तो इसकी होनी चाहिए 6 ऊपर है ना, 5 आने के लिए इसकी नीचे की तरफ, नीचे नहीं ऊपर की तरफ 4 होनी चाहिए इसकी वेलोसिटी। ये मैंने हवा में कैलकुलेशन कर ली, 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 बटा 2 करते ही 5, इसकी इतनी होनी चाहिए, इसमें जोड़ने का आधा करते ही 5 आ जाए। अब इसकी 4 पुली के ऊपर, इसकी 4 नीचे है, इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए इतनी कि उसमें जब इसको जोड़ेंगे साइन के साथ और आधा करेंगे तो 4 आ जाना चाहिए। तो अब इसके ऊपर 4 है, इसकी मुझे 12 माननी पड़ेगी ऊपर, ये हवा में कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर इसकी 12 होगी तो 12 और 4 8, 8 बटा 2 करते ही 4 है, इसलिए इसकी वेलोसिटी 12 होगी। तो ये v1 + v2/2 वाले से फटाफट सवाल होने लगते हैं। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 आ रहा है, ओके 5 किधर अपवर्ड्स, तो आंसर इज 5 अपवर्ड्स, 5 ऊपर की तरफ। अब इसको सॉल्व करने में जो सबसे फास्ट है ना वो तो v1 + v2/2 से ही होगा, फटाफट होगा उससे। फिर मैं उनको कर करके बताता हूं 2-3 तरह से। इसकी 10 है, ये पुली फिक्स है, इस पुली पे जो रस्सी गुजर रही है उसके दोनों तरफ में 2 पॉइंट ले लेता हूं। ये 10 से नीचे आ रहा है, तो ये वाला 10 से ऊपर जाएगा क्योंकि पुली फिक्स है। इसकी इधर 10 आ रहा है। अब इस पुली के ऊपर से जो रस्सी पास हो रही है उसमें से इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी वेलोसिटी क्या है 0, क्योंकि ये रस्सी में वहां बांध रखी, ये तो ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसकी 0, इसकी 10 है, जोड़ लो 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 कर दो 5 हो गया, इसकी वेलोसिटी 5 है। इसको अपन वैसे और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रहती है, तो देखो मान लीजिए जैसे ये नीचे आए तो इसको तो ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये पुली यहां से एक डिस्टेंस ऊपर जाती है, ये पुली एक डिस्टेंस ऊपर जाती है, तो दोनों तरफ से एक रस्सी ढीली हो जाएगी, वो कहां जाएगी, उधर से लटक जाएगी। तो एक यहां से निकली, एक यहां से निकली, तो इसका मतलब ये कितना गया नीचे, ये 2x गया है ना। तो इसके x चलने पे ये 2x नीचे जाता है, यानी जितनी उसकी वेलोसिटी मानोगे उससे इसकी डबल वेलोसिटी, अगर उसकी इसकी जितनी है उसकी आधी कर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बिना कोई पहले के फार्मूला भी बता सकते हैं, लिमिट को कांस्टेंट करके। और अगर L1 + L2 + L3 से करते हैं तो बता रहा हूं, ये रस्सी, ये एक रस्सी के बाद 3 भागों में बटी हुई है। पहले L1 + L2 था, अब इधर वाला पार्ट L1 हो गया, इधर वाला L2 हो गया, इधर वाला L3 हो गया। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं L1 + L2 + L3 कांस्टेंट। L1 को डिफरेंशिएट किया तो L1 ये बताया था, L1 बेसिकली ये जो लाइन खींच रहा हूं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है L1, तो इसके बीच की डिस्टेंस, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इट इज dl1/dt, dl1/dt की वैल्यू 10। ये लाइन तो ऊपर नीचे खिसक रही, ये नीचे 10 से जा रही है, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच की जो वेलोसिटी आ रही है, जो इसकी बढ़ने की रेट है वो 10 है। इसका तो मैंने कर दिया 10। अब L2 इस पुली से इस पुली के बीच की डिस्टेंस है, वो पुली फिक्स है। अब ये हमें पता नहीं कि 5 है, हम इसकी वेलोसिटी किसी न किसी डायरेक्शन में मानेंगे, माना कि इसकी वेलोसिटी नीचे है v, तो dl2/dt कितना हो गया, ये पुली फिक्स है और ये नीचे जा रही है, तो ये डिस्टेंस के बढ़ने की रेट v होगी। अब इसके बाद dl3/dt आता है। L3 क्या चीज है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये तो फिक्स है बट इट इज गोइंग डाउन एट व्हाट रेट, इक्वल टू इससे आया
तो v इक्वल टू 10 यानी v इक्वल टू -10 v इक्वल टू -5 v इक्वल टू -5 ऑफ x। बस इस तरह से आ जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, तो हो गए कि भाई अगर हमको एक जने की वेलोसिटी दे रखी है, दूसरे की निकालनी है, उसमें वैल्यू निकाल सकते हो। पर ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसमें अपने को किसी की भी वेलोसिटी नहीं दे रही है, सबकी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है। लेट्स फाइंड लिफ्ट का एक सवाल करते हैं। M1 M और इसको M1 M2 की बजाय चेंज कर देते हैं, इसको 2M कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं। मान लीजिए लिफ्ट ऊपर जा रही है A एक्सेलरेशन से। अब हमको A और B के एक्सेलरेशन बताने हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B। A और B दोनों के एक्सेलरेशन लाने हैं। मैं निकाल कर बताऊं, तुम लोग बस देखो। इतना बताओ कि क्या A और B के एक्सेलरेशंस बराबर होंगे? मैग्नीट्यूड में नहीं होंगे, है ना? तो उसका तो अपने को गिवन है, ये तो गिवन है, और A और B के एक्सेलरेशन निकालने हैं। तो मानने का नंबर आएगा, मानना पड़ेगा तो कुछ। तो टेंशन को T मान लेंगे, बाकी और क्या रखेंगे? हाँ, तो अगर हम ग्राउंड की रेस्पेक्ट में मानेंगे तो A1 A2 मानने पड़ेंगे क्योंकि दोनों के अलग अलग होंगे, और लिफ्ट की रेस्पेक्ट में मानेंगे या पुली की रेस्पेक्ट में मानेंगे तो सेम मान लेंगे। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो पुली फिक्स, लिफ्ट के रिलेटिव पुली चलेगी नहीं, और पुली नहीं चलती तो दोनों के बराबर हो जाते हैं। तो लिफ्ट के रिलेटिव मान लेता हूं मैं, तो उससे मेरा क्या वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये तो यहां पर सॉल्यूशन करता है। With respect to lift, इसका मैंने B मान लिया, ये इसका B हो गया, ऊपर दिख रहा है, और मैंने पुली का कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि लिफ्ट के रिलेटिव उसका हो गया नहीं। अब न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए तो ग्राउंड के रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए, तो फिर ग्राउंड में कन्वर्ट करो उसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नया डायग्राम बनाते हैं। ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका एक्सेलरेशन b माइनस a हो गया, इसका एक्सेलरेशन b प्लस a। वो जो लिफ्ट का है वो जोड़ दो उसमें, तो उसका ग्राउंड के रिलेटिव आ जाएगा। तो b माइनस a एंड b प्लस a। अब अभी इस पे नीचे की तरफ लग रहा है m2g, इस पे लग रहा है m1g, ये टेंशन t। अब हम चाहे तो दो इक्वेशन में आंसर ला सकते हैं, चाहे तो एक में ला सकते हैं। इसकी अलग से बना लो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन, उसकी अलग से बना लो, दो इक्वेशनों से टेंशन को गायब कर दो और ए की वैल्यू निकाल दो। और अगर इस रस्सी के अलावा न्यूटन्स लॉ लगा दें इस डायरेक्शन में तो फिर टी आएगा ही, क्योंकि टी इंटरनल हो गया, तो एक में निकाल दें तो इक्वेशन बनेगी ये है डायरेक्शन, इस तरह से डायरेक्शन देना पॉजिटिव, ये वाला। तो मोशन की डायरेक्शन में जो पॉजिटिव और जो अपोजिट है वो अपोजिट, तो ये मोशन की हेल्प कर रहा है m2g। फोर्स को देखें तो m2g माइनस m1g, बस ये तो हो गया रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू m2 इनटू b माइनस a प्लस m1 इनटू b प्लस a। ये वाला एक्सेलरेशन भी मोशन के डायरेक्शन में, ये वाला भी इसी सेंस में आ रहा है। ये जो टेबल लग रहा है पूरे साइक्लिक ऑर्डर में जो मोशन दे रहा है, आगे इससे एक थोड़ी चीज हमको b चाहिए, निकल गया। और अदरवाइज हम थोड़ा सा अगर हमको ये लगाने में कभी भी झिझक महसूस हो, थोड़ा सा कोच हो, अलग अलग लगा, एक बार इस पे लगा तो अलग अलग लगाएंगे कैसे आएगा। और m2g माइनस t बराबर m2 इनटू b माइनस a, उसकी बनेगी t माइनस m1g बराबर m1 इनटू b प्लस a।
That is done. दोनों को जोड़ो, B cancel, and you get that equation. इस हम लोग को B चाहिए था, इसे B आ जाएगा. निकालो जरा B क्या आता है. You will see interesting thing. यार m तो माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू g प्लस a आ रहा है क्या? ये तो वैसे फॉर्मूला है जैसा पहले आया आया ना ऐसे तो था m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 बस खाली g की जगह क्या है अच्छा अपना जो अपने को जो आंसर निकालना था वो ये नहीं उसने पूछा था a का एक्सेलरेशन बताओ a का एक्सेलरेशन क्या है a प्लस b का एक्सेलरेशन क्या है मोड और g माइनस a वो है उसका एक्सेलरेशन ये तो क्या है इन दोनों पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन लिफ्ट कर रहे हैं यानी इस लिफ्ट में खड़े होकर अगर कोई आदमी इनको देखेगा इन दोनों चीजों को तो लिफ्ट तो रुकी हुई दिखेगी पूरी रुकी हुई दिखेगी ये इधर बी से जाता हुआ दिखेगा ये इधर बी से जाता हुआ दिखेगा और ये ऐसा मतलब कोई आदमी से मकान में है ये तो हाउस है यहाँ पे खड़ा है ऐसे पूरे पूरे लटका के यहाँ देख रहा है वो वहाँ देख रहा है इसको एक्सेलरेशन दिखेगा दिस इनटू जी उसको एक्सेलरेशन दिखेगा दिस इनटू जी प्लस सेम टू सेम फिनोमेना है बस ये कि लिफ्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे जा रही है तो लिफ्ट के रिलेटिव सब सेम होगा कोई फार्मूला होता है बस g प्लस a ऐसे सब जगह आता है हमने लिफ्ट के सवाल के रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर उसमें कि देगा कोई किसी चीज को ऊपर देगा कितने देर में जाके वापस हाथ में आएगी किसी चीज को छोड़ दिया कितने देर में नीचे जाएगी टाइम ऑफ लाइट मैक्सिमम हाइट तो सबके आंसर ऐसे होते हैं बिल्कुल सेम टू सेम जो जमीन वाले होते हैं ना कि यहाँ से फेंका ऊपर जाके वापस आने में टाइम क्या होता है 2u/g लिफ्ट में देखो अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a और लिफ्ट के रिलेटिव वेलोसिटी 2 थी तो वापस हाथ में आने में टाइम लगेगा 2u/g प्लस a और अपने हाथ से मैक्सिमम हाइट या लिफ्ट के फ्लोर से मैक्सिमम हाइट उसकी आएगी u²/2g प्लस लिफ्ट के रिलेटिव वो सारी चीजें वैसी आएंगी जो ऐसे हवा में फेंकने पे आती है बस इधर g आएगा नीचे वहां पे g प्लस a आएगा इधर सारी चीजें ग्राउंड के रिलेटिव आएंगी वो सारी चीजें लिफ्ट के रिलेटिव सेम ओके फॉर्मूला रहता है चलो क्या ठीक है ऐसे को रिलेशनशिप्स याद होती है ना तो सवाल पढ़ा सकते हैं तो नहीं तो हर चीज को सॉल्व करके निकालने का होते हैं अभी जो हमने 10 और 5 वाला क्वेश्चन किया था तो उस पे ऐसा करते हैं मान लीजिए मास इस तरह a नोट 4 है तो ऑब्वियसली 4 एक वाला है तो हम उसी को नीचे जाता हुआ मानेंगे माना कि नीचे आ रहा है इसका एक्सेलरेशन है ये हमको निकालना है इसका a होगा तो m का कितना होगा 2a होगा ऊपर की तरफ a अपन ने सीखा था अभी ये 2 है अब हमको a की वैल्यू निकालनी है तो अब इसमें कोई डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह की सिचुएशन हो गई है ना वो रस्सी पहले तो क्या एक सीधे सीधे एक रस्सी बन रही थी अब यहाँ पे बहुत सारे इसमें यहाँ की रस्सी अलग होगी वहाँ की अलग होगी टेंशन भी अलग अलग हो जाएंगी अगर मैं इसमें टेंशन T मानूंगा इसमें भी T इसमें भी T इस एक रस्सी में टेंशन सब जगह T हो जाएगी इसमें कितनी टेंशन होगी 2T कहाँ से आ रहा है 2T इस वाली पुली पे न्यूटन को लगाएंगे फोर्स बैलेंस करेंगे मासलेस आइडियल लेने पर मासलेस पुली मासलेस स्ट्रिंग है ना तो इक्वेशन अलग अलग ही बनाओ इस ब्लॉक के अलग
on m, P minus mg equals m into 2a. On 4m, 4mg minus 2t is equal to 4m. अब ये दोनों इक्वेशनों को इस ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के इन दोनों को जाएगा। All contacts are smooth और ये ऐसे सिस्टम दे रखा है ना, L2 L1 मास को 10 करनी और ऐसा छोड़ दे सिस्टम को। अब हम पर दोनों के एक समीकरण निकालना है। बताओ M2 किधर जाएगा? राइट साइड। किस पता लगाया हमने? हाँ, तो अगर हम इसका फ्रीक्वेंट डायग्राम देखेंगे तो विल फाइंड कि यहाँ से फोर्स लग रहा होगा, इस पुली को भी इसके साथ ले लो तो यहाँ से फोर्स लग रहा होगा, तो इसलिए बेसिकली ये रस्सी यहाँ से मिलकर के इसको यूं खींच रही है, इनफैक्ट यूं खींचेगी, लेकिन अब अंदर तो जाएगा कि चलिए इसको इधर ही चलना पड़ेगा। ये अपन फोर्स के बिना देखें तो यूं कह सकते हैं कि ये mg की कारण नीचे जाएगा तो ये वाली रस्सी छोटी होनी है, ये कम होनी है, तो फिर इसको किधर जाना पड़ेगा? इधर ही जाएगा, उधर वाली रस्सी कम होगी, इधर वाली बढ़ेगी, तो वैसे जाएगा। अब इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, मानना है, तो इसका तो हमको पता चल गया कि ये किधर जाना है। माना कि इसका एक्सेलरेशन है v, अब जो m1 है उसका क्या होगा? तो नीचे v होगा या 2v होगा? और इधर अब इसके एक्सेलरेशन को निकालने में दो बातें काम है। एक तो ये इसके कांटेक्ट में चिपक रहा है ना सरफेस में, इसके साथ है भाई, ये इधर जाएगा तो उसको अपने साथ ले जाएगा धक्का देते हुए, तो ये कांटेक्ट में है, दोनों का नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तो दोनों का v तो इधर होना ही है। अब इसके बाद ये रस्सी नीचे भी जाएगी, तो अब इसमें दिख रहा है, कोई हर बार को डिफरेंशिएशन लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ कि ये यहाँ से अगर रस्सी 1 सेंटीमीटर छोटी होती है, ये पुली अगर इधर 1 सेंटीमीटर चली तो इधर की रस्सी 1 सेंटीमीटर छोटी होगी, तो फिर इसका क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी, यानी ये वर्टिकली 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा, यहाँ से आने की लेंथ 1 बढ़ जाएगी, यानी नीचे चला जाएगा 1 और 1 तो इसके साथ आएगा, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में v हो जाएगा। डिफरेंशिएशन से देखना चाहें तो अपन देख सकते हैं, ये है ना, पुली को रोक लो, है ना, पुली को रोक के देखते हैं, तो अगर मैं पुली को रोकता हूँ, पुली रुकी हुई है, यानी इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में देखता हूँ, बड़े वाले के रेस्पेक्ट में, ब्लॉक के रेस्पेक्ट में देखेंगे, कोई जरूरी डायग्राम बना के देखो, हम देख सकते हैं, पर मुझे जैसे समझाना पड़ेगा। तो इसके रिलेटेड देखेंगे ना, तो ये जो दीवार है, ये इधर आ रही है बीच से, है ना, ये तो यही है, लेकिन ये आ रहा है, अब ये आएगा तो फिर इसका क्या होगा? पुली फिक्स है, पुली नहीं जा रही, पुली वहीं की वहीं है, ये ब्लॉक वहीं का वहीं है, वो इधर से बी से आ रहा है। जब पुली रुकी होती है तो एक एंड जितने से आएगा उधर से दूसरा जाएगा, तो ये बी से आ रहा है, से जाना पड़ेगा, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू पुली
नाउ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी उस पुल्ली का एक्सेलरेशन है वो सब में जोड़ दो। तो जब इस बी में इधर बी जोड़ूंगा तो ये पुल्ली का इधर ग्राउंड कर लेंगे, इस बी में बी जोड़ते उसका तो जीरो हो गया, ये तो रुक गया, इसका खुद का बी हो गया, इसका बी तो इधर वहां हमने निकाल लिया था, ये 3 4 आ गया बस। अब हमें आंसर निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ बी। मैं तुम लोगों को मौका देता हूं जो तुम अपनी को निकाल लो, पर लेट द आंसर। इनको m1 m2 को भी थोड़ा सिंपल कर देते हैं, m1 बराबर m, m2 इक्वल टू m, दोनों m है। P equal to G by 3. तो G by 3 करेक्ट आंसर है इसका। आगे सकता है कितना बच्चों को नहीं आ रहा है? अच्छा, जिन बच्चों को नहीं आ रहा था कुछ हो रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या है? G by बताओ इक्वेशन क्या क्या बनी? अरे mb बराबर ये पहले तो इक्वेशन लिखने का तरीका सही करो। फोर्स हमेशा लेफ्ट में लिखो, मास इनका एक्सप्रेशन राइट में लिखो, उल्टा पुल्टा मत। P बराबर mb इक्वल टू P। हालांकि मैथमेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सही चीज के हिसाब से। क्या उससे भी ठीक होगा? जो T बराबर mb है ना, कैसे लिखा तुमने T बराबर mb? क्या लिखोगे फिर आप? तो इक्वेशन इसमें है ना, इसकी तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आसान है, इसकी आसानी से बना सकते हो इक्वेशन। m1 नीचे लगेगा m1g, ऊपर लग रहा है t और नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन है v, तो m1g माइनस t बराबर m1 एक इक्वेशन t एलिमिनेट करना है हमको, और m1 तो इसके बराबर है। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के अनेकों तरीके हैं। दूसरी इक्वेशन हम ऐसे बना सकते हैं, ये मैंने सिस्टम ले लिया पूरा, है ना? इन दोनों को एक साथ लेने से मेरे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसने जो इसमें नॉर्मल लगाया होगा, इसने जो लगाया होगा वो इक्वेशन में नहीं आएगा, इससे मेरे को बेनिफिट हो गया। और ये पूरा रस्सी वस्सी पुली वगैरह पूरा सिस्टम में ले जाए मेरे को, ताकि आसानी से मुझे दिख जाए कि इधर टी लग रहा है। बस इसका भी b है, इसका भी b, t बराबर m1 प्लस m2 इनटू b, यानी कि
बस अगर मैं इस पे अलग से लगाता हूँ, अकेले इस पे लगाता हूँ, लगाना पड़ेगा मुझे, इस पे अलग से लगाऊंगा तो n आ जाएगा, n आते मेरे को एक और इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी जिससे n एलिमिनेट हो, तो अलग अलग करके लगाऊंगा तो इस पे n ऐसे बन जाएगा। जैसे सिस्टम ले अब इसको है ना, इस सवाल को जैसे बनाना चाहे उसे बना सकते हैं, इसको टफ बनाना है इसको बहुत टफ कर सकते हैं, जैसे मैं अपन सोल्व नहीं करेंगे ऐसे बना के दिखाता हूँ। जैसे इसको क्या रखो, जमीन के बजाय मतलब वो दीवार के बजाय वहां पे जमीन आ गई, ब्लॉक आ गया वहां पर। अब पहले तो वो था जमीन थी, तो उसमें ये था कि ये 1 सेंटीमीटर जाएगा, वो तो नहीं है, तो वो ये अगर 1 सेंटीमीटर जाएगा तो उसको एक इधर या इधर जाना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, पुली भी चलेगी वो भी चलेगी, तो यहाँ वाली रस्सी की लेंथ में दोनों का यूज होगा, यहाँ वाली रस्सी की लेंथ में केवल इसका यूज होगा क्योंकि वो तो वर्टिकली चल रही थी, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और ज्यादा डिफिकल्ट करना है तो पुली भी जोड़ने से सब कुछ काम कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि न्यूटन लॉ के सवाल में, मैं इसको भी करके बता दूंगा, न्यूटन लॉ के क्वेश्चन हालांकि इतने बड़े सवाल जी मार्क बनते नहीं, पर पूछने वाला छोटी सी बात भी पूछ सकता है कि मैं तुमको इनके सब के रिलेशन बता दूं, बस हो गया छोटा सा सवाल। न्यूटन लॉ के क्वेश्चन में न्यूटन लॉ लगाना सबसे सरल काम, जो सबसे कठिन काम है या यूं कहूं कि न्यूटन लॉ लगाने से ज्यादा कठिन काम है, वो है इन चीजों के एक्सेलरेशन को आपस में रिलेट, बस। और एग्जाम न्यूटन में लगता है कि मैं न्यूटन लॉ नहीं आता या न्यूटन लॉ के सवाल नहीं आते, वो तो बहुत आसान है, एक पे लगाओ या सिस्टम में लगाओ, इधर तो फोर्स लिख दो, उधर m1 m1 क्या है उसमें कुछ नहीं खास बात, पर इसका एक्सेलरेशन a है तो उसका कितना होगा, किधर होगा, ये मानना ये ही सबसे खास बात है। जैसे इसका a है तो उसका भी a होगा, ये कहने में भी अपने आप में एक इक्वेशन है, दोनों के इक्वेशन एक्सेलरेशन को हमने इक्वेट किया है। तो जैसे इसका सोल्व करना है तो तुमको आसानी से दिख रहा होगा, इस पे न्यूटन लॉ लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, t बराबर इसका n into a, इस पे लगाना है तो s - b बराबर इसका n into इसका a, और फिर इन दोनों को मिला के सिस्टम के लगाएंगे तो ये वाला n आएगा ये पिक्चर में, तो फिर आखिर एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होगा, तो जरा देखते हैं इसको। ये बात तो पक्की है कि इसको तो किधर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये जाना तो इसको इधर ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ से फोर्स दिखना ना तो यू, इसलिए इसको ये जाएगा तो इधर। माना कि इसका एक्सेलरेशन है a, इस वाले का इस पुली के रिलेटिव इधर होगा पुली के रिलेटिव, है ना, पुली के रिलेटिव इसका 3 है, इस पुली के रिलेटिव अगर इसका b है तो फिर इसका भी b होगा, पुली के रिलेटिव बराबर होगा, एक पुली फिक्स है तो जितने से वो आएगा उतने से ये नीचे आएगा, तो ये एक्सेलरेशन इसका पुली के रिलेटिव हुआ। न्यूटन को लगाने में हमको ग्राउंड के रिलेटिव चाहिए होता है, तो उसका ग्राउंड के रिलेटिव क्या होगा, b माइनस a होता है, बस। और पहले तो हमने पुली के रिलेटिव देख लिया, अपन उसका वेक्टर रिलेट कर दिया, इसका भी नेट b थोड़ी होगा, इसका नेट क्या होगा, b इधर और a। कितने एक्सेलरेशन हमारे पास, a और b, और इस a और b को निकालने के लिए क्या कोई बच्चा सोच सकता है केवल 2 इक्वेशन में इसका आंसर, सिर्फ 2 इक्वेशन में आंसर, a और b के आंसर निकालने के लिए, लेकिन केवल 2 इक्वेशन में हम आंसर निकाल सकते हैं। 1 स्टूडेंट इज रेडी होता है, 2 बच्चे हो गए, सोचो 2 इक्वेशन में आंसर a और b का, किसी को नहीं आ रहा है, इसको मैं कर रहा हूँ, चलो 2 हो गए, 3 हो गए, चलो परम बताओ, तुम बताओ। हॉरिजॉन्टली पूरे सिस्टम पे, करेक्ट, करेक्ट हो गया। इस पे वर्टिकल में लगाएंगे और पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में लगाएं, पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं, पूरे सिस्टम पे बस
कहाँ आएगा? इंटरनल है वो तो, इंटरनल तो है। जब मैं इस सिस्टम में सब ले लिया मैंने, रस्सियां वस्सियां पुली सब ले ली, पुली रस्सी ब्लॉक सब आ गए मेरे सिस्टम के अंदर। जब मास लिखूंगा तो पुलियों का मास तो 0 है, रस्सी का मास भी 0 है, तो वो तो M1 A1 M2 A2 में तो उनका कुछ आएगा नहीं। तो जब M1 A1 M2 A2 M3 A3 लिखेंगे तब तो तीनों ब्लॉक लिखेंगे और सारे फोर्स इंटरनल हो। एक्सटर्नल फोर्स जो भी लग रहे हैं उसमें वर्टिकल है, ये वाला वर्टिकल है, वो वाला वर्टिकल है, बाकी एनजी वर्टिकल है। बस ये वाला जो नॉर्मल होगा क्या इसकी वैल्यू M2G होगी? और इसकी वैल्यू M2G से डिफरेंट होगी, तो यहाँ से पता कर सकते हो। ये पूरा डायग्राम बना, अकेले इसका बना ये ऐसा करते हैं। वो जो ब्लॉक था ना यहाँ, वो ब्लॉक पे क्यों लगाता है? सारे फोर्स आगे इसको कोई नहीं छोड़ा, ठीक है। इस अगर उनको नॉर्मल निकालना कैसे निकला वैसे तो उड़ जाएगा। दिस नॉर्मल विल बी M2G प्लस G, बस। अगर यहाँ फ्रिक्शन होता ना तो फिर वो इस नॉर्मल के सामने फ्रिक्शन भी आता। फ्रिक्शन तो है ही नहीं, पर माना ही नहीं स्मूथ सरफेस में रखने से। तो सवाल ऐसे खतरनाक था पर हमने एकदम दो में कन्वर्ट कर दिया उसको। एक्सेलरेशन भी ए और बी मानते सब क्या है और न्यूटन स्क्वायर प्लॉट दोनों पे लग के सॉल्व हो रहा है। अच्छा अगर मान लीजिए इसमें सपोज ऐसा करते हैं कि जैसे इसको कुछ कॉपी मत लिखना, ऐसे सुन लो बस। सपोज इसको हमने यहाँ से छोड़ा है ना, यहाँ से इसको छोड़ा और कोई ये पूछता है कि भाई हाँ टेंशन आ रही है किसमें वर्टिकल में लगाने से टेंशन आती है तो वो अलॉन्ग दिस ट्री का जाना पड़ेगा। हाँ यस यस बिल्कुल सही है कि हम उस वर्टिकल में लगाएंगे तो टेंशन एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, सही है। लोग पूरे सिस्टम की तो हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे तो उसमें तो कोई फोर्स एक्स्ट्रा आएगा और अकेले उसमें लगाएंगे तो T आएगा, तो अपन को एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हाँ अलोंग द स्ट्रिंग लगा, इस अकेले इसमें मत लगाओ, इस सिस्टम में यूं लगाओ, अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे लगाओ तो वो मॉडिफिकेशन होगा। तो अलोंग द इन दोनों पे अलोंग द स्ट्रिंग लगाएंगे तो इक्वेशन बनेगी ये कौन था M1G माइनस T नहीं आएगा बस M1G, ये एक्सटर्नल फोर्स है इक्वल टू M1B प्लस इसका इधर था M3 टू B माइनस ये आएगा। अकेले उसको लगाने का टेंशन से ही कर रहा हूं उसमें, ये टेंशन आ जाएगी तो हम दोनों पे मिला के ही लगा देंगे तो टेंशन गायब हो जाएगी। नहीं तो अलग अलग ना, किसी को तो डर लगता है कि मैं लगाऊं इसके अलग बनाओ इसके अलग बनाओ और दोनों इक्वेशन देख के टेंशन को करवाओ, है ना, जोड़ के या हटा के, ठीक है। चलो कुछ और बता रहा था, चलो बात all surfaces are smooth, pulley and string are light. All surfaces are smooth, pulley and string are light. Find accelerations of
M1 and M. तो इसमें भी सबसे खास बात यही है एक्सेलरेशंस को विजुलाइज करना। न्यूटन्स को लगाना बड़ी बात नहीं, हाउ टू विजुलाइज द एक्सेलरेशंस। सबसे पहले किसका एक्सेलरेशन मानना है? जो सबसे आसानी से दिख रहा है सबसे पहले उसका मानना है m2 का। किधर जाएगा वो? राइट में। कितना एक्सेलरेशन मानना है? v। ठीक है, m2 का एक्सेलरेशन है राइट में a, ये मान लिया। अब m1 का नंबर आता है m1 का। अब m1 पे दो कंडीशन है। m1 एक तो इसमें रखा हुआ है और रस्सी से बंधा हुआ है। अभी तक तो हमने ये था कि वो पिछले बार सवाल किया था ना, हमने तो बस इसमें छोड़ रखा था, रस्सी से नहीं बांध रखा था। अब बांध भी रखा है और इसमें भी रखा हुआ है। सभी चीजों की इक्वेशन बनती है, बांधने की बनेगी और इस पर रखा है इसकी बनेगी। तो ये इस पर रखा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसके रिलेटिव मान लो इसका, क्योंकि इसके रिलेटिव मानोगे तो कम से कम डायरेक्शन तो पता है। इसके रिलेटिव किधर जाएगा? अलोंग द प्लेन। ये किधर मान लेते हैं? माना कि बी, ये उसके रिलेटिव है। ग्राउंड के रिलेटिव क्या होगा? बी और ए। अब बी और ए में भी रिलेशन आएगा। कहां से आएगा? वो इसकी बात रखिए उससे। बी और ए में क्या रिलेशन आएगा? कितना बच्चों का आ गया? a equal to b। करेक्ट। जैसे इसको देखने का सबसे बड़ा तरीका है पुल्ली को रोक दो, अब फटाफट दिख जाएगा। पुल्ली को रोक दो यानी कि वेज को रोक दो। ये वेज पे तो पुल्ली है, पुल्ली यहाँ पे बन इसमें फिक्स है। तो पुल्ली और वेज तो एक ही चीज है। तो हम अगर पुल्ली के रिलेटिव देखते हैं, पुल्ली को ए से इधर जा रही है, तो पुल्ली के रिलेटिव देखोगे तो क्या होगा? वो ए से इधर आएगा। तो अगर ये ए से इधर आ रहा है और ये सब कुछ रुका हुआ है, फिर इसका क्या होगा? ए से इधर जाएगा। उसको क्या मान रखा है? उसको तो बी मान रखा है, तो बी ही ए है नहीं। समझ में आ गई बात? इसको डाउट पे कुछ भी जरा सा कि ए और बी बराबर हो नहीं, तब तो न्यूटन में एकदम लग जाएगा आसानी से। और अब की बार हम टेंशन को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। इसको सिस्टम मानोगे ना तो वो टी तो आएगा है, तो अब की बार तो टी आना ही है। तो न्यूटन लॉ की इक्वेशन बनाते हैं।
कैसे बनाऊंगे? अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑन m1 plus m2 m1 plus m2 का अलग इक्विवेलेंट लगेगा और m1 plus m2 इन हॉरिजॉन्टल क्या है एक्सटर्नल फोर्स T यस यहां से काटोगे ना तो ये T एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे सिस्टम के लिए यहां से एक्सटर्नल फोर्स तो T बराबर m2a plus m1 into a minus b cos theta on m1 along inclined plane m1g sin theta minus t equal to m1g sin theta minus t equals to m1 into b minus a cos theta. किस पे लगाना है m1 में? हाँ सिस्टम का मैं डायग्राम बना देता हूँ ये जो m1 plus m2 वाला है ना ऐसे लगाया ये आ गया अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो उसमें क्या होगा ये m1 है ये m2 यहाँ भी t आएगा तो ये भी t आएगा और यहाँ भी t आएगा ये वाला तो पेंसिल को एक तरह से तो मैंने पूरी रस्सी के साथ ले लिया इसको इधर से उधर वाली रस्सी छूटनी चाहिए ना वो t फोर्स का है ठीक है चलो तो ये आज हमने काफी सवाल कर लिए कुछ सवाल हम अगली क्लास में करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग काफी मतलब एक तरह से चैप्टर के बिल्कुल एंड की तरफ आ जाएंगे ऑलमोस्ट